चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 38। लास्ट क्लास में हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तक किया था। आज जो है हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड उसके फर्दर अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपका वही है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, तो सब धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। किसी धर्म के साथ ऐसा नहीं होगा कि तुम इस धर्म को फॉलो करते हैं तो हम तुम्हें इल ट्रीट करेंगे या बेटर ट्रीट करेंगे या इस तरह से। तो एवरी धर्म हैज एन इक्वल रिस्पेक्ट। प्लस उसके अलावा जो है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी है या नहीं है, उस सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, आपको 1 मार्कर में आ जाएगा कि विच फंडामेंटल राइट इज कंसिडर एज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको लिखना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंसिडर एज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र की निशानी। ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं आपके देश में डेमोक्रेसी, आपके देश में लोगों की चलती है, आपके देश में लोकतंत्र है, उसको दिखाने का एक चिन्ह है, एक सिंबल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहता है कि हर किसी को अपने धर्म को, अपनी पसंद के धर्म को फॉलो करने का हक है। पहले क्या होता था कि जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस समाज में, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहाँ का जो राजा है आपको उसी का धर्म फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसके धर्म को फॉलो नहीं करते हो, जो धर्म वो फॉलो करता है, तो या तो आपको मरवा दिया जाएगा या जबरदस्ती आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट जिस जिस देश में डेमोक्रेसी आई, खास करके इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं, यूएस के अंदर देख सकते हैं, everybody has a right to follow their own religion whatever they like. ठीक है, they can change their religion also and they can follow the religion that is being given from the parent sides also. So this both the things are available. Next topic है freedom of faith and so ये चीज़ क्या कहती है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। लाइन टू लाइन में अंडर आपको एक्सप्लेन करूंगी। इंडिया के अंदर हर किसी को आपके आज़ादी है अपने धर्म को चूज करने की, टू फॉलो द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कि आपको क्या सही लगता है, कौन सा धर्म सही लगता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को फॉलो करिए, उसको जो है अपनाइए, उसका प्रचार करिए, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। एंड इसके ऊपर देखो, हमारे हर फ्रीडम के ऊपर, हमारे हर राइट के ऊपर कोई ना कोई लिमिटेशन है। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर भी एक लिमिटेशन आती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की लिमिटेशन क्या है कि आपका धर्म कुछ भी ऐसा नहीं करेगा या ऐसी किसी चीज़ का प्रचार नहीं करेगा जो पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो। जैसे कि सर्टन प्रैक्टिसेस किसी धर्म में कहती थी कि अगर आदमी मर जाता है, पति मर जाता है, तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी जला दो, सती प्रैक्टिस, विच इज रॉन्ग। ठीक है। देन देर आर रिलीजन जो कहते हैं कि अगर पति ने 3 बार तलाक कह दिया तो वो अब तलाक हो गया, वो लेडी को छोड़ना पड़ेगा, उसको कुछ एलिमनी नहीं मिलेगी, विच इज़ फाइन। तो ऐसी चीज़ों के लिए जुडिशरी, हमारे जो सरकार है, वो इंटरफेयर करती है, और जहाँ पे उन्हें लगता है कि पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पे धर्म के मामले में इंटरफेयर करती है और उसको रोकती है। तो हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे जो पब्लिक एट लार्ज, सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाएगी या फिर पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट होएगी। तो इसके अंदर सोशल लेवल्स को हटाने के लिए हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो सरकार है, वो टांग अड़ाती है धर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सती हो गया, बाइगैमी हो गया, कई कई धर्म के अंदर एक से ज़्यादा बीवी रखना अलाउड है, बट उन्हें लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन हिंदू लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन लॉ, एक से ज़्यादा बीवियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने बाइगैमी को हटाया। ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते थे कई कई धर्म के अंदर, उन चीज़ों को बंद करा गया। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं धर्म के लिए, धर्म के बीच में टांग अड़ाती हैं, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के नुकसान कर रही होती हैं। सो इस लिमिटेशन की वजह से कई बार धर्म के फॉलोअर्स जो होते हैं, रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, इन दोनों का आपस में क्लैश हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे धर्म में कोई अपनी टांग ना अड़ाए, जैसे हम अपना धर्म फॉलो करना चाहते हैं करें, बट सरकार कहती है कि आपकी ये सर्टन चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है, आप ये फॉलो नहीं कर सकते। तो सरकार की और लोगों की धार्मिक रूप से लड़ाई हो जाती है। अब ना एक और कंट्रोवर्सी आती है। हमारे संविधान ने अलाउ किया हुआ है कि अगर कोई एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाना चाहे तो अपना सकता है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो और जो आपके धर्म में आना चाहे वो आ सकता है। बट लोगों ने कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया कि हमें ज़बरदस्ती हमारा धर्म चेंज किया जा रहा है, हमें फोर्स करके, हमें धमकी दे के, हमें डरा के हमारे धर्म को बदलाया जा रहा है।
तो ये चीज क्लियर कर देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फोर्स कन्वर्जन के ऊपर कुछ नहीं कहा है। दे आर टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द सरकार इज टोटली अगेंस्ट द फोर्स्ड कन्वर्जन। अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो अपनी इच्छा से बदले, किसी भी चीज के दबाव में आके धर्म ना बदले, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ, वेरी गुड। सो इक्वालिटी ऑफ रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं। ये इन अ पॉजिटिव सेंस सारे धर्म बराबर है, एंड इन अ नेगेटिव सेंस ये कहते हैं कि किसी भी धर्म को खासियत नहीं मिल रही है हिंदुस्तान में। इसके ऊपर आज की डेट में झगड़ा चल रहा है, जिसमें हिंदू मेजोरिटी यही कह रही है कि हमारे हिंदुत्व को आप बढ़ाओ, ये एक इशू चल रहा है। तो हमारे देश ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी से लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि सारे धर्म बराबर हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। हमारे देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। दो इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, बट इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, यू कैन से। सो हमारे यहाँ पे अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो उसके लिए आपको किसी धर्म स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, प्लस तब भी आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आपको जो है जॉब्स के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पढ़ाई में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्लस जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर किसी भी धर्म को ज्यादा फेवर नहीं करा जाएगा, सब धर्म को इक्वल ट्रीट करवाया जाएगा। किसी भी धर्म के बच्चे को, किसी भी धर्म के टीचर को स्पेशल फेवर नहीं मिलेगा, ये क्लियरली लिखा हुआ है। क्यों? ताकि हमारे देश का एक प्रियम्बल का एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, वो मेंटेन रहे। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, धर्म निरपेक्ष, जहाँ पे हम हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही माना है कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के, भाषा के, धर्म के लोग हैं, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। स्पेशली यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात आती है। अब माइनॉरिटी होता कौन है, ये आपको 1 to 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि माइनॉरिटी कौन होते हैं। तो माइनॉरिटी आप सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं कह सकते कि इस धर्म के लोगों की क्वांटिटी कम है हमारे देश में, इस धर्म के लोगों के नंबर्स या इस धर्म के लोगों की पॉपुलेशन कम है हमारे देश में, इसलिए माइनॉरिटी है। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप माइनॉरिटी कह सकते हो। आप धर्म के आधार पे कह सकते हो, आप भाषा के आधार पे कह सकते हो। जैसे कि संस्कृत स्पीकर्स बहुत कम रह गए इंडिया में, ठीक है, तो कैन बिकम माइनॉरिटी। सर्टेन भाषा बोलने वाले लोग, राष्ट्रनिज्म जैसे आपका धर्म के बेसिस पे हो जाता है, और कल्चर के बेसिस पे आप लोगों को माइनॉरिटी कह सकते हो कि इनके लोग थोड़े ही रह गए और सर्टेन एरियाज में ही रह गए हैं। इनकी अपनी खुद की जो है इंस्क्रिप्शन है, इनकी अपनी खुद की भाषा है, इनकी अपनी खुद का कल्चर है, और इनको जो है प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वरना ये खत्म हो जाएंगे हमारे देश में। तो माइनॉरिटीज आर द ग्रुप, ये आपकी डेफिनेशन है। माइनॉरिटी आर द ग्रुप जिनकी अपनी कॉमन भाषा होती है, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे भी रह सकते हैं। एंड इन ये जो है बाय पॉपुलेशन, बाय नंबर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। इनका अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, एंड इनको हक है उसको डेवलप करके रखने का, उसको मेंटेन करके रखने का। इसके अंडर रहते हुए सारे जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का हक है। आप बहुत सारे सिख स्कूल देखते होंगे, बहुत सारे आप जैसे आपने सिंधी स्कूल देखे होंगे, साधु वासवानी इस तरह से सुना होगा नाम, बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल देखे होंगे, तो दे आर माइनॉरिटीज, एंड ये अपने कल्चर को आगे मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहते हैं। तो अब इनका हमेशा याद रखना, हमारा एक है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहाँ पे सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल के अंदर क्लियरली मेंशन है कि वो किसी धर्म के स्पेसिफिक में ज्यादा फेवर नहीं करेंगे। बट अगर माइनॉरिटी स्कूल है, कोई सिख स्कूल है, कोई क्रिश्चियन स्कूल है, कोई सिंधी स्कूल है, अगर इस तरह से जो है कोई मदरसा है, वो अपने धर्म के फेवर में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेना चाहे तो उनको मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। काफी सारे दिन पे होता होगा, सिख स्कूलों में देखा जाता है कि वो दिवाली की छुट्टी थोड़ी कम देते हैं, पर गुरु नानक जी का बर्थडे आ गया, काफी सारे जो भी उनके गुरु होते हैं उनके बर्थडे की छुट्टी मिलती है, जो कि कई स्कूलों में नहीं होती है, जो आपके सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती होगी। सिमिलरली आपका जो है, आपका एक वो है जैनीज का स्कूल है, सुमेरमल जैन, वहां पर भी उनका जो है अपना एक, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन हिंदी, उनका एक सॉरी वीक चलता है जिसमें वो सॉरी कहते हैं। तो ये अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे सिंधी समाज का अपना वहाँ पे जो है, अगर आप सिंधी बैकग्राउंड के हो, सिंधी स्कूल में आप साधु वासवानी में जा रहे हो और आप बाय कास्ट सिंधी हो, तो वहाँ पे आपके बच्चे को 5th तक सिंधी एज अ लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये चीजें फॉलो करी जाती हैं कि आप अगर माइनॉरिटी के बेसिस पे कोई स्कूल खोल रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने धर्म को
जो भी माइनॉरिटीज का कल्चर है, धर्म है, उसको स्पेशल फेवर्स दे सकते हैं। ये सब चीजें अलाउड है एंड गवर्नमेंट भी इसको कुछ नहीं मना करेगी, गवर्नमेंट अलाउ करती है बिकॉज आप माइनॉरिटी, आपको हक है अपने कल्चर को मेंटेन करने का। देन गवर्नमेंट जो है इनको भी हेल्प करते हुए, ग्रांट्स देते हुए, पैसे देते हुए, किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सबका इक्वल ट्रीटमेंट होगा चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो। यहाँ तक समझ में आया? अब हमने अपने सारे राइट्स पढ़ लिए, हमारा लास्ट राइट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो डील करता है कि हमारे अगर प्रीवियस राइट्स हमें नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहता है कि सिर्फ हक देने से हक नहीं मिल जाता है, हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि अगर आपका कोई भी राइट आपसे छीना गया, आपको राइट नहीं मिला, तो आप जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो और आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो बी आर अम्बेडकर ने स्पेसिफिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, आत्मा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी पूछा गया तो दैट इज आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपसे अगर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये बी आर अम्बेडकर का दिया हुआ टर्म है और इसके द्वारा, इसके तहत अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके राइट्स छीने गए हैं, सो यू कैन गो ईदर टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि हमारे राइट्स छीने गए हैं, हमें हमारे राइट्स वापस दो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर्स इशू करेंगे, डायरेक्टिव्स इशू करेंगे गवर्नमेंट को कि इन लोगों के हक छीने गए हैं, इन लोगों को इनके हक दो। जो डायरेक्टिव होंगे, जो ऑर्डर्स होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करेगा लोगों को उनके हक दिलाने के लिए, उसे रिट्स कहते हैं। 1 मार्क में आ जाएगा रिट्स, WRITS। तो अब अलग अलग रिट्स हैं, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सेरेटोरी। हम एक एक करके रीड करेंगे एंड इसको मैं थोड़ा सा फनी वे में आपको बताऊंगी ताकि आपको लर्निंग थोड़ी सी इजी हो जाए। ठीक है, वेदिका, हेबस। सो हेबस कॉर्पस क्या कहता है कि कोर्ट जो है वो पुलिस को डायरेक्शन देता है कि आपने जिस भी एक्यूज को पकड़ा है, विद इन 24 आवर्स पकड़ने जाने के बाद के, आप मेरे सामने उसको प्रेजेंट करोगे, कोर्ट के सामने उसके आगे उसको प्रेजेंट करोगे एंड कोर्ट विल डिसाइड कि आपने जिस इंसान को अरेस्ट किया है, जिस अक्यूज को अरेस्ट किया है, क्या उसको पकड़े जाने का कारण सही है, क्या वो लॉफुल तरीके से पकड़ा गया है, नहीं। अगर वो लॉफुल नहीं हुआ तो उसको छोड़ा जाए। सो इसका हैबस कॉर्पस को आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोर्ट क्या कहता है, हैबस कॉर्पस, ये बंदा हमें दे, हम देखेंगे कि तूने जिस बंदे को जो पकड़ा है क्या सच में केस बनता है कि नहीं बनता है। सो हैबस कॉर्पस। नेक्स्ट है मैंडेमस। सो मैंडेमस कहता है कि जब कोई सरकारी व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, अपनी लीगल ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहा है और जिससे लोगों के हक जा रहे हैं, ही और शी इज इन्फ्रिंजिंग इन द राइट्स ऑफ अदर्स, तब आप मैंडेमस इशू कर सकते हो, जिसके अंदर कोर्ट डांट लगाता है उस सरकारी ऑफिसर को कि अपनी लीगल ड्यूटी ठीक से निभाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर ही केस कर देंगे। तो अब इसको क्या ऐसे याद कर सकते हो मैंडेमस को, मंदा नाम की एक लेडी है या मैंडा नाम की एक लेडी है, ऑफिस में काम कर रही है और उसके मुंह पे मस्सा आ गया। ठीक है, मैंडा मस्सा, तो उसके मुंह में मस्सा आ गया, वो बहुत टेंशन में आ गया, तो लोग लाइन में खड़े हुए हैं अपना काम कराने के लिए और वो काम पे फोकस नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने मस्से पे फोकस कर रही है। तो लोग जो है कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये लेडी इज नॉट डूइंग हर वर्क, मंदा इज बिकॉज ऑफ हर मस्सा नॉट डूइंग हर वर्क। तो कोर्ट क्या इशू करता है, ऑफ मैंडमस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। प्रोहिबिशन के अंदर क्या होता है कि एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि भाई ये केस तुम्हारी एबिलिटी के बाहर का है, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन के बाहर का है, इन अ शॉर्ट वे तुम्हारी औकात के बाहर का है, तुम ये केस कैसे ले सकते हो, ये केस के लिए मैं तुम्हें प्रोहिबिट कर रहा हूँ, आई एम स्टॉपिंग यू टू टेक अप दैट केस, गिव इट टू मी। सो हायर कोर्ट इज स्कोल्डिंग द लोअर कोर्ट, इट कुड बी सुप्रीम कोर्ट स्कोल्डिंग द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट स्कोल्डिंग द आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है फर्दर किसी को डांट लगा। तो मोर लाइक this kind of relationship happens. So prohibition when a lower court has taken a case beyond its jurisdiction, beyond its औकात। नेक्स्ट आपका आता है को वारंटो। को वारंटो का असली मतलब होता है विद हुज परमिशन, किस वारंट से, क्यों वारंट, किस वारंट से तुम इस जगह पे बैठे हो, तुमने ये सरकारी पोजीशन कैसे ले ली। लेट्स सपोज एक जनरल कोटा की या फिर आपकी जो है रिजर्व कोटा की SC ST की कोई सीट हो, सरकारी सीट हो, जिसके ऊपर किसी SC या ST
पर्सन को ही एम्प्लॉय किया जाएगा, बट पैसे खा गए या किसी गलत तरीके से या मे बी किसी भी वे से आपने वो सीट जनरल कोटा के बंदे को दे दी, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर केस इशू कर सकती है कि विद हुज परमिशन यू आर होल्डिंग दैट प्लेस, विद हुज वारंट, को वारंटो आप ये जगह पे बैठे हो, दिस सीट इज रिजर्व फॉर एन एससी और एन एसटी, इट्स नॉट फॉर यू, तो आपको ये जगह से हटना होगा। तो अगर कोई अनलॉफुल तरीके से कोई ऑफिस पोजीशन, कोई सरकारी पोजीशन होल्ड करके बैठा है तो उसको हटाया जाएगा। उसके बाद होता है सेरेटोरेरी, जिसको आप कटोरी तोरी की तरह भी याद कर सकते हो, सेरेटोरेरी। तो ये बारी है। सो सेरेटोरेरी क्या कहता है, जिसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है या कहता है कि दो ये केस आपकी जुरिस्डिक्शन का है, लोअर कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन का है, आप ही की औकात का है, बट ये केस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आप ये केस मुझे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। सो जब ये केस ट्रांसफर ले लेता है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट अपने पास ले लेता है हायर कोर्ट, तो उसको सेरेटोरेरी कह सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि लोअर कोर्ट की कटोरी में तोरी रखी थी, सीनियर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने बोला कि अपनी कटोरी की तोरी तू मुझे दे दे, मेरी कटोरी में दे दे, तो आपने लोअर कोर्ट का सामान, लोअर कोर्ट का केस अपने पास ले लिया। इतना याद हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पेज नंबर 42। एक बॉक्स बना होगा, कई स्कूलों में ये पूछ लेते हैं, कई स्कूल्स में ये नहीं पूछते हैं, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको करवाऊंगी। सेकंड थर्ड पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे, तो ये मैं ही रीड कर रही हूँ। नेशनल ह्यूमन कमीशन, इसका फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट दो लाइनें, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन 1993। सबसे पहले वन मार्कर में याद रखना है कब से स्टार्ट हुआ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में हुआ है। एंड इसकी अब हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। सो NHRC comprises of former Chief Justice of Supreme Court of India, former Judge of Supreme Court, a former Chief Justice of High Court, and two other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights. तो इसके जो आपका कॉम्पोजिशन होगा उसके अंदर सबसे पहले आपका पुराना CJI जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जो है पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका हो, देन आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुका हो, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का पहले कोई जज रह चुका और हाई कोर्ट का भी आपका जज रह चुका, और उसके अलावा दो लोग ऐसे चाहिए जिनका ह्यूमन राइट्स की फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद कमीशन के क्या क्या काम है, NHRC क्या क्या काम कर सकता है, थर्ड पैराग्राफ, इसमें जो है अपनी खुद की मर्जी से, आई फॉरगॉट द वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा, खुद की अपनी इच्छा से या तो कोई इनको लेटर लिखेगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप प्लीज़ इस मैटर में लुक इनटू कीजिए, या फिर ये अपनी मर्जी से जो है उस मैटर में लुक इनटू करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, जेल जाएंगे, वहाँ की कंडीशंस को देखेंगे कि कैदियों को कैसे रखा जा रहा है, प्लस ह्यूमन फील्ड की रिसर्च स्टडी वगैरह को इंक्रीज ये करेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट 3 लाइंस, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन ये हुआ था कि पंजाब में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन काफ़ी करी थी कि यूथ कहाँ जा रहा है, ड्रग्स एंड ऑल इन चीज़ों में फंस रहा है। देन इनकी सेकंड जो थी गुजरात राइट में, इन्होंने काफ़ी स्टडी करी थी कि लोगों को बिना बात के बहुत मारा गया। एंड कमीशन के पास पावर नहीं है प्रोसिक्यूशन की, सज़ा देने की पावर इनके पास नहीं है, इनके पास रिकमेंडेशन देने की पावर है कि कोर्ट को रिकमेंड करे कि इस मामले में ये चीज़ गड़बड़ हुई है, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व द केस। 2 मिनट इसको रीड करो, कोई डाउट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 मेजर चीज़ें हैं जिसमें लोगों के राइट्स, लोगों की भलाई, लोगों के वेलफेयर की बात करी जाती है। सबसे पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, इसके साथ साथ हमने उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ी। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें सरकार निर्देश देती है, सरकार डायरेक्शंस देती है जिसके द्वारा लोगों का वेलफेयर हो सके। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे कि इनकी लीगैलिटी क्या है, आर दे एनफोर्सिएबल और नॉट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट इज रेड अलॉन्ग द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 3 चीज़ें हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें लोगों के, सिटीजन्स के राइट्स, लोगों के वेलफेयर, इन सब के ऊपर घूम रही होती है, इसलिए इनको इकट्ठे पढ़ा जाता है। तो लास्ट टॉपिक इसमें, हमारे जो संविधान के मेकर्स थे उनको पता था आगे बहुत चैलेंजेस आने हैं, बदलते हुए वक्त के साथ चीज़ें बदलनी हैं, और हम बट वक्त के साथ कितनी भी चीज़ें बदले, हमारे देश में इक्वालिटी प्रमोट हो,
लोगों की भलाई प्रमोट हो, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शंस लिख दी कि हमारे सरकार को कोई भी डिसीजन लेते हो तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना चाहिए। सर्टन पॉलिसी डायरेक्शंस रख दी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पर ये भी नहीं चाहता था कि जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, जो गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बना दें किसी पे, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बना दें। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि कुछ गाइडलाइंस को तो धीरे धीरे आगे आते आते वक्त के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह ऐड कर लिया गया, और कुछ गाइडलाइंस को इन्होंने एज अ गाइडलाइन ही रखा। तो इसके अंदर क्या है कि इन्होंने एक चीज़ मेक श्योर करी है कि जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डीपीएसपी इनको शॉर्ट में कहते हैं, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। अगर आपने सर्टन चीज़ें नहीं मानी, जो मैं अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या आता है डीपीएसपी में, ये फॉलो करो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगा। ठीक है, फॉलो करनी चाहिए बट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, करनी चाहिए, बट मॉरल वैल्यू एक तरह से ज़्यादा होती है। तो ये नॉन जस्टिशिएबल होती है, नॉन एनफोर्सिएबल होती है, मतलब अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा, आप उसे कोर्ट में नहीं घसीट सकते। ठीक है। सो इन्होंने ये कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, मॉरल वैल्यूज के वाइज है, बट अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, दे आर नॉन एनफोर्सिएबल, एंड इसकी सेपरेट एक लिस्ट तैयार करी। व्हाट डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन, ऐसा होता क्या क्या है इसमें, अब हम वो स्टडी। सो आपको अगला क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन, इसमें आता क्या क्या है। तो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले, हमारे समाज को किस तरीके की पॉलिसीज अपनानी चाहिए, तो व्हाट शुड आवर सोसाइटी डू, हमारी सोसाइटी की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, एज अ समाज हमें क्या क्या करना चाहिए। सेकेंड चीज, हमारे एज एन इंडिविजुअल आपके हक के साथ साथ आपके वेलफेयर और किस तरह से हो सकता है। आपको राइट्स तो दे दिए, पर आपके वेलफेयर को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, इससे आपके राइट्स और बढ़ेंगे। थर्ड, हमारी गवर्नमेंट को किस किस तरीके की पॉलिसीज को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें कि क्या क्या करना चाहिए एज अ समाज, एज अ पर्सन, एज अ गवर्नमेंट, वो सब चीजें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी गई हैं। बहुत सारी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल के ऐड कर दी गई हमारे एज अ फंडामेंटल राइट्स में और बहुत सारे हकों के अंदर। तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत सारी बातें बोलता है जो हमें करनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हुआ था जमींदारी अबॉलिशन को लाना चाहिए, तो ये चीज को फॉलो करो सरकार ने। हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा था कि ये जमींदारी सिस्टम अच्छा नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए, तो ये बात सरकार ने मानी और इसको फॉलो करा। दूसरी चीज हमारे उसमें लिखी थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दो, कि सरकारी बैंक होने चाहिए, तो वो चीज फॉलो हुई। देन बहुत सारे फैक्ट्री लॉ है जिसके अंदर फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर की कंडीशंस के ऊपर फोकस किया गया, वो फॉलो करा गया। देन मिनिमम वेजेस को फिक्स करा गया कि इतना तो महीने में अगर कोई 9 घंटे काम कर रहा है कोई लेबर, तो अगर वो ग्रेजुएट नहीं है, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रखी है, तो उसको इतनी मिनिमम वेज मिलनी ही चाहिए। देन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा था कि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, वो सरकार ने करा। देन हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हुई, वो सरकार ने फॉलो करी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज जो है सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कॉपी करके उसे फंडामेंटल राइट में डाला, जिसके अंदर हमारा राइट टू एजुकेशन है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा था, हमने वो कॉपी करके फंडामेंटल राइट में भी डाला, फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाला। देन पंचायती राज होना चाहिए, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, हमने इसको एक्ट बना के इसको भी एज अ राइट प्रिपेयर किया। देन हमने जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे मनरेगा वगैरह ये फॉलो किया। मिड डे मील स्कीम होनी चाहिए, जिसमें हमने सरकारी स्कूल के अंदर एक टाइम का खाना जो है फ्री बच्चों के लिए किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल से फॉलो करी गई हैं, यहाँ तक। अगला टॉपिक आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का। सो हमने अपना फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था उस वक्त ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, हमारे को फंडामेंटल राइट्स मिले थे और हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिला था, हमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मिली थी। ये फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुई थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 अपने आप में उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के अंदर इतने चेंजेस आए हमारे संविधान के अंदर कि एक तरह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने रीराइट कर दिया था। दैट वाज अंडर इंदिरा गांधी सरकार। तो उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। उसमें हमारा पहली बार जो है हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, बिकॉज इंडिया ने मना कर दिया था ना हम सोशलिज्म करेंगे ना हम कैपिटलिज्म करेंगे। बट लेटर ऑन अंडर इंदिरा गांधी का सरकार, यहाँ पे कांग्रेस सरकार के अंडर हमारे यहाँ पे सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया गया, हमारे प्रियम्बल का पार्ट बनाया गया। एंड इसके अलावा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। तो वो फंडामेंटल में पहले इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी,
लास्ट उसमें फंडामेंटल ड्यूटी 11वीं जो ऐड हुई है थोड़े टाइम पहले, दैट इज राइट टू एजुकेशन, दैट इज अ ड्यूटी टू एजुकेशन ऑल्सो, कि हर माँ बाप की, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा 6 से 14 साल का है, आपको उसको कंपलसरी एजुकेशन दिलानी ही पड़ेगी, आपको उसको स्कूल भेजना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी केस हो सकता है। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट पास हुई, जिसके अंडर बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई, जिसमें 10 थी, फिर बाद में 11 हो गई वो। एंड हमें जो है ये ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए। एंड एज अ सिटीजन हमें उसमें एक तरीके की ड्यूटी इन्होंने बताई है, फर्स्ट ड्यूटी, कि हमें अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए, हमारी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, हमें भाईचारा बढ़ाना चाहिए, हमें पीस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट बनता है। देन ये भी चीज़ हमारी क्लियर लिख दी गई थी कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं निभाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट खींचे जाएंगे, ये दोनों सेपरेट चलेंगे। फंडामेंटल राइट आपको हर सिचुएशन में मिलेंगे, चाहे आप फंडामेंटल ड्यूटी को निभाओ या ना निभाओ, फंडामेंटल राइट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पेज नंबर 45 में एक बार बॉक्स में आपको थोड़े से डायरेक्टर प्रिंसिपल फटाफट पढ़ देती हूँ। आपके फंडामेंटल डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं लोगों की भलाई। ठीक है, इसका गोल क्या है? सबसे पहले हम गोल्स पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल के गोल्स हैं कि लोगों की भलाई और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हर तरीके का न्याय मिले लोगों को, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, कमाई बेटर हो, और हमारे देश की जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, अमीर और अमीर ना हो और गरीब ना हो, इक्वालिटी प्रमोट हो। देन इंटरनेशनल पीस, पूरी दुनिया में शांति का नारा फैलाया जाए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति हो। अब इसके अंदर हमारे कुछ नॉन जस्टिशियबल राइट हैं जिसके लिए आप केस नहीं कर सकते, बट ऐसा होना चाहिए। एडिक्वेट लाइवलीहुड, सबको जो है काम करने का ठीक मौका मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्पेशली इन द केस ऑफ मेन एंड वुमेन, जहाँ पे आदमियों को कई बार ज़्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू विमेन। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी को जो है लूटेंगे नहीं, छोटे बच्चों से फ्री में काम करा लिया या इस तरह से, तो आप इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट नहीं करोगे। राइट टू वर्क, आप किसी से उसका काम करने का हक नहीं छीनोगे कि तू जॉब पे नहीं जाएगी या जॉब पे नहीं जाएगा। देन आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो है उनका खाना पीना, बच्चों का पोषण, बच्चों का न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए, उसके लिए सरकार काफ़ी स्टेप्स भी लेती है। प्लस 6 साल तक के बच्चों का भी एजुकेशन के ऊपर से एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना, वो भी एक फोकस रहेगा। 6 से 14 साल एक एज ग्रुप होता है और एक 0 to 6 ईयर होता है। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा 0 to 6 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है, उस टाइम पे उसका ब्रेन मैक्सिमम 90% ब्रेन आपका तभी डेवलप हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला और उस टाइम पे सही नॉलेज नहीं मिली, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। देन हमारी बहुत सारी पॉलिसीज भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर धर्म के बंदे पे एक जैसे रूल लागू हो जाने चाहिए। दारू वारू प्रमोशन नहीं होना चाहिए, लोगों को दारू नहीं पीनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। देन जानवरों का, खास करके आपकी गाय भैंस बकरियों का, इनको नहीं काटना चाहिए, इनको जो है स्लॉटर नहीं होना चाहिए इनको। ठीक है, बट कई लोग करते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए, कैटल को स्लॉटर नहीं करना चाहिए। एंड पंचायत का प्रमोशन होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक खत्म करके, ठीक है, ये टॉपिक मैं खत्म करूंगी। एक सेकेंड में देख ही लेती हूँ कितना टाइम हुआ। 5 मिनट है या मैं फटाफट पढ़ दूँ? नेक्स्ट क्लास में हम ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टर प्रिंसिपल का एक टॉपिक करेंगे। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, जो आपकी टीचर आपको देगी ही देगी। इसको हम डिटेल में करेंगे एंड उसके बाद हम एक बार चैप्टर नंबर 5 या 4 पिक करेंगे। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लूँगी।